दलित, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, वो भारत की कुल आबादी का 16.6% है। इन्हें अब सरकारी आंकड़ों में अनुसूचित जातियों के नाम से जाना जाता है। 1850 से 1936 तक ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार इन्हें दबे कुचले वर्ग के नाम से बुलाती थी। अगर हम 2 करोड़ दलित ईसाइयों और 10 करोड़ दलित मुसलमानों को भी जोड़ लें तो भारत में दलितों की कुल आबादी करीब 32 करोड़ बैठती। यह भारत की कुल आबादी का 1/4 है। आधुनिक पूंजीवाद और साम्राज्यवादी शासन ने भारत की जातीय व्यवस्था पर तगड़े हमले किए, फिर भी दलितों को इस व्यवस्था की बुनियादी ईंट की तरह हमेशा बचाकर हिफाजत से रखा गया, ताकि जाति व्यवस्था जिंदा रहे, फलती फूलती रहे। दलितों का इस्तेमाल करके ही भारत के संविधान में भी जाति व्यवस्था को जिंदा रखा गया। सभी दलितों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें उनके हक से वंचित रखा जाता है। ये बात आमतौर पर दलितों के बारे में कही जाती रही, लेकिन करीब से नजर डाले तो दलित ऊंच नीच के दर्जे में बटे हिंदू समाज का ही आईना है। एक 1931 से 32 में गोलमेज सम्मेलन के बाद अब जब ब्रिटिश शासकों ने समाज को सांप्रदायिक तौर पर बांटा तो उन्होंने उस वक्त की अछूत जातियों के लिए अलग से एक अनुसूची बनाई, जिसमें इन जातियों का नाम डाला गया। इन्हें प्रशासनिक सुविधा के लिए अनुसूचित जातियां कहा गया। आजादी के बाद के भारतीय संविधान में इस औपनिवेशिक व्यवस्था को बनाए रखा गया। इसके लिए संवैधानिक अनुसूचित जाति आदेश 1950 जारी किया गया, जिसमें भारत के 29 राज्यों के 1108 जातियों के नाम शामिल किए गए थे। हालांकि ये तादाद अपने आप में काफी ज्यादा है, फिर भी अनुसूचित जातियों की इस संख्या से दलितों की असल तादाद का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि ये जातियां भी समाज में ऊंच नीच के दर्जे के हिसाब से तमाम उपजातियों में बटी हुई है। यूं तो भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की जिंदगी को संचालित करने वाली ये जातीय व्यवस्था पिछले करीब 2000 सालों से ऐसी ही चली आ रही, लेकिन इस जातीय व्यवस्था के भीतर जातियों का बंटवारा तकनीकी, आर्थिक तौर पर और सियासी उठापटक की वजह से बदलता रहा है। भारत के ग्रामीण समाज में तमाम जातियां अपनी जाति के पेशे करती आई है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह दलित जातियों की आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि उन्हें किसी खास पेशे को दायरे में बांध कर रखना मुमकिन नहीं था। नतीजे ये हुए कि इन दलितों ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो भी पेशा करने का मौका मिला उसे अपना लिया। जब भारत में मुस्लिम धर्म आया तो ये दलित और दबे कुचले वर्ग के लोग ही मुसलमान बने। जब यूरोपीय औपनिवेशिक का भारत आना हुआ तो समाज के निचले तबके के यही लोग उनकी सेनाओं में भर्ती हुए। जब ईसाई मिस्त्रियों ने स्कूल खोले तो इन दलितों को उन स्कूलों में दाखिला मिला और वो ईसाई बन गए। हर मौके का फायदा उठाते हुए वो औपनिवेशिक नीति की मदद में से आगे बढ़े और इसी तरह से दलित आंदोलन संगठित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेता इसी व्यवस्था से आगे बढ़े और उन्होंने दलितों की अगुवाई की। 20वीं सदी की शुरुआत में दलितों की हालात सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तौर पर एक जैसी थी। गिने चुने लोग ही थे जो दलितों की गिरी हुई हालत से ऊपर उठ सके थे। डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में दलित आंदोलन ने दलितों को कई फायदे मुहैया कराए। इनमें आरक्षण और कानूनी संरक्षण जैसी सुविधाएं को गिनाया जा सकता है। आज शासन व्यवस्था के हर दर्जे में कुछ सीटें दलितों के लिए भी आरक्षित होती है। इसी तरह सरकारी मदद से चलने वाले शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में भी दलितों के लिए आरक्षण होता है। आजादी के बाद बने भारत के संविधान में दलित हितों के संरक्षण के लिए ये व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि उन्हें लागू करने की प्रक्रिया आधी अधूरी ही रही है, फिर भी इनकी वजह से दलितों के एक तबके को फायदा हुआ है। अस्तित्व के लिए उनकी लड़ाई आसान हुई है। इन कदमों की वजह से आज दलितों की हर जगह नुमाइंदगी होती। राजनीति, संसद और विधानसभा और स्थानीय निकायों में यह संख्या सुनिश्चित है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भी हम दलितों की नुमाइंदगी देखते हैं। एक सदी पुरानी हालत में दलित है।
हालांकि अकादमिक और ब्यूरोक्रेसी के विकास में उनकी तादाद घट रही है। पिछले 7 दशकों में दलितों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रही है। ज्यादातर मामलों में अब उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं मालूम होती। आज अमेरिका और दूसरे देशों में दलित अप्रवासियों की अच्छी खासी आबादी रहती है। आज कई दलितों ने कारोबार में भी सिक्का जमाया है और यहाँ तक कि उनके अपने दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी है। तो ऐसा लगता है कि दलितों के एक तबके ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी ज्यादातर दलित उस हालात में है जिस स्थिति में वो आज से 1 सदी पहले थे। जिस तरह से आरक्षण की नीति बनाई गई, ये उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाती आ रही है जो इसका लाभ लेकर आगे बढ़ चुके हैं। बता दें कि नतीजा ये है कि दलितों में भी एक छोटा तबका ऐसा तैयार हो गया है जो अमीर है, जिसे व्यवस्था का लगातार फायदा हो रहा है। ये दलितों की कुल आबादी का महज 10% है। अंबेडकर ने कल्पना की थी कि आरक्षण की मदद से आगे बढ़ने वाले दलित अपनी बिरादरी के दूसरे लोगों को भी समाज के दबे कुचले वर्ग से बाहर लाने में मदद करेंगे। मगर हुआ यह है कि तरक्की किफायता दलितों का ये तबका दलितों में भी सामाजिक तौर पर खुद को ऊंचे दर्जे का समझने लगा है। दलितों की ये क्रीमी लेयर बाकी दलित आबादी से दूर हो गई है। इनके दलित समुदायों से इतर अपने अलग हित हो गए हैं। इनकी तरक्की से समाज के दूसरे तबकों को जो शिकायत है, उसका निशाना आमतौर पर दलित बनते हैं जो गांव में रहते हैं और तरक्की की पायदान में नीचे ही रह गए हैं। देश में कृषि व्यवस्था के बढ़ते संकट ने ऊंचे तबके के किसानों और दलितों के रिश्तों में और तनातनी बढ़ा दी है। क्योंकि दलित भूमिहीन है तो उन पर इस संकट का असर नहीं होता। साथ ही शिक्षा और रोजगार के बढ़ते मौकों का फायदा उठाकर और लामबंदी करके दलित आज ऊंचे तबके के ग्रामीण से बेहतर हालात में। दलितों के प्रति ये नाराजगी कुछ छोटी हिंसक घटना की वजह से भयंकर जातीय संघर्ष में बदल जाते हैं। यह पूरी तरह से आजादी के बाद ही आर्थिक सियासत का नतीजा है। जुल्मों को ये नया वर्ग तैयार हुआ है जिसमें ऊंची जाति के हिंदू दलितों को निशाना बनाते हैं ताकि वो पूरे दलित समुदाय को एक सबक सिखा सके। आज पूरे देश में दलित ऐसे हालात और जुल्म का सामना कर रहे हैं। दलित आज भी ज्यादातर गांव में रहते हैं और गैर दलितों के मुकाबले दलित आबादी का शहरीकरण आधी रफ्तार से हो रहा है। जमीन के मालिक ना होने के बावजूद वो आज भी भूमिहीन मजदूर और सीमांत किसान के किरदार में ही दिखते हैं। दलितों के पास जो थोड़ी बहुत जमीन है वो भी छिनती जा रही है। स्कूलों में आज दलितों की संख्या दूसरी जातियों के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का रुख करते करते ये तादाद घटने लगी। आज ऊंचे दर्जे की पढ़ाई छोड़ने की दलितों की दर गैर दलितों के मुकाबले दोगुनी है। कमजोर तबके से आने की वजह से वो घटिया स्कूलों में पढ़ते हैं। उनकी पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं होता तो उनको रोजगार भी घटिया दर्जे का ही मिलता है। 1990 के दशक से उदार आर्थिक नीतियां लागू हुई तो दलितों की हालत और खराब होने लगी। डार्विन के योग्यता की उत्तराजीविता और समाज के ऊंचे तबके के प्रति एक खास लगाव की वजह से नए उदारीकरण ने दलितों को और भी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से आरक्षित नौकरियां और रोजगार के दूसरे मौके कम हुए हैं। 1997 से 2007 के बीच के एक दशक में 197 लाख सरकारी नौकरियों में 18.7 लाख की कमी आई है। ये कुल सरकारी रोजगार का 9.5% है। इसी अनुपात में दलितों के लिए आरक्षित नौकरियों भी घटी है। ग्रामीण इलाकों में दलित और गैर दलितों के बीच सत्ता का असंतुलन दलितों पर हो रहे जुल्मों की तादाद बढ़ा रहा है। आज ऐसी घटनाओं की संख्या 50,000 को छू रही है। उदार आर्थिक नीतियों की वजह से हिंदुत्व के उभार और फिर इसके सत्ता पर काबिज होने की वजह से दलितों के खिलाफ जुल्म बढ़ रहा है। 2013 से 2017 के बीच ऐसी घटनाओं में 33% की बढ़ोतरी दिखी गई है। रोहित बेमुला, उना, भीम आर्मी और भीम कोरेगांव की घटनाओं से ये बात एकदम साफ है। दलितों के मौजूदा हालात से एकदम साफ है कि संवैधानिक उपाय दलितों के साथ दलितों की दशा सुधारने में उतने असरदार नहीं साबित हुए जितना उम्मीद थी। यहाँ तक कि छुआछूत को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद ये आज तक कायम है। आरक्षण का मकसद दलितों की भलाई और उनकी तरक्की था, लेकिन इसे गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचाया है।
इसकी वजह से जाति व्यवस्था के समर्थक इस जातीय बंटवारे को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं, जो कि दलित हितों के लिए नुकसानदेह है। चुनाव के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की वजह से और सत्ताधारी वर्ग की साजिश का नतीजा है कि आज दलित उधार की राजनीति में ही जुटे हुए हैं। दलितों के शिक्षित वर्ग को अपने समुदाय की मुश्किलों की फिक्र करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी सिर्फ जातीय पहचान को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए ही फिक्रमंद दिखे जाते। फिलहाल इस खबर में इतनी जानकारी। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।